भी की तादाद ज्यादा है, तो उनको भी दे हैव अ प्रिटी आइडिया। और ये आप ये समझ लो कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको प्रेगनेंसी की डाइट और इस चीज को समझने की जरूरत खाली नहीं है, एज अ फीमेल भी यू शुड नो, ताकि आपको खुद अच्छा आइडिया होगा तब आप। तो एज अ प्रेगनेंसी, एज अ फेज ऑफ लाइफ, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना आपके अपने लिए बहुत जरूरी है कि ये एक फीमेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट फेज होता है, जिसमें जैसे मैंने उसकी कैप्शन ये डाली, यू नेवर अंडरस्टैंड लाइफ अंटिल इट ग्रोस इनसाइड यू। यानी कि एक प्रेगनेंसी के बाद एक फीमेल को माँ का दर्जा मिलना होता है, तो उसके दर्जात जहाँ बुलंद हो रहे होते हैं, वहां पर जो है उसको उस चीज की अहमियत का अंदाजा होना बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ फीमेल, एज अ मदर, कि उसकी बॉडी के अंदर जो एक इंसान नियत का आगाज होगा, उसकी वो डाइट के लिए वो क्या कर सकती है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उसको कितनी अपनी केयर करनी है ताकि उस फीटस की केयर हो सके विच इज ग्रोइंग इनसाइड हर। तो बेसिकली आपको ये पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चीज को समझो कि ये कितना इम्पोर्टेंट। हम अक्सर सुनने में आता है कि कोई बात नहीं, ये फेज तो सब पर आता है, नहीं, ये फेज हर फीमेल के लिए इंडिविजुअल फेज होता है। जो उसकी मदर के ऊपर गुजरा वो उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। तो हर फीमेल को इन प्रेगनेंसी फेज वी हैव टू डील एट इंडिविजुअल बेसिस। हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, हर एक के सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। और इस चीज को आपके लिए समझना जरूरी है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो फिर आप अपने क्लाइंट को, जो आपकी प्रेगनेंसी के साथ आपको आई है, तो आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल और क्रूशल स्टेज है उसकी, जिसमें उसको अपनी केयर की जरूरत है और आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो अदा करनी है। उसमें जो सबसे ज्यादा हमारी खवातीन में इशू आ रहा होता है वो आता है मैटरनल वेट का। ठीक है, मैं जहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ वहां पर टीन एज प्रेगनेंसीज भी आती हैं और जो ज्यादातर अंडर वेट होती हैं। ठीक है, तो जब आप वेट के इश्यूज आते हैं, यानी कि जब अंडर वेट होंगी या ओवर वेट होंगी, तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसीज भी आ सकती हैं और आपकी आफ्टर डिलीवरी भी आ सकती है। उसमें प्रेगनेंसीज की कॉम्प्लिकेशन में जब आप ओवरवेट होते हो तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क होता है। ठीक है, आपको प्री एक्लेम्सिया यानी कि हाइपरटेंशन आपका होता है, आपका बीपी जो है वो शूट कर जाता है। और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर्स फिर डिसीजन लेते हैं कि ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, नॉर्मल केसेस कम हो जाते हैं। ये सब वेट के इश्यूज है। अंडर वेट जब होते हैं तो इसमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लिथार्जी होगी, आपके आयरन लेवल्स जो है वो कम होंगे। सारे प्रेगनेंसी हमें सप्लीमेंट्स के ऊपर पेशेंट को डालना पड़ता है और हम उसे यही काउंसल करते रहते हैं कि डाइट अच्छी करो। और बहुत सारे अंडरवेट पेशेंट्स आपको प्रेगनेंसी में मिलेंगे जो लो सोशो इकोनॉमिक क्लास है, कि वो आपको कहेंगे कि हम, आप उनको कहेंगे आप आम खाओ, आप उनको कहोगे ये वाला फ्रूट खाओ, ये चीज खाओ, वो आपको कहेंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा होगा जो भी आपके अंडर न्यूट्रिशन पेशेंट्स होंगे। तो उसमें आप यू हैव टू टेक अ स्मार्ट डिसीजंस इन योर डाइट प्लान कि आप उसकी कैलोरीज और न्यूट्रिएंट नीड्स। चले स्टार्ट कर दे मैडम यहीं से। जी, अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि जब हम अंडर वेट और लो सोशो इकोनॉमिक क्लास को डील कर रहे होते हैं तो हमने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एज हमें स्मार्ट डिसीजंस लेने होते हैं इन मेकिंग अ डाइट प्लान। जैसे मैं आपको थोड़ा सा अपना बताऊं तो जब मैं इस तरह के पेशेंट्स को डील कर रही होती हूँ तो आपने देखा अब, अच्छा एक और चीज, तब स्टूडेंट्स जो है कैलोरीज की बात कर रही थी कि हमें कैलोरीज इंक्रीज करनी है। यही बात हम पेशेंट को भी बता रहे होते हैं, तो फिर वो कैलोरीज कहाँ से, एम्प्टी कैलोरीज और अनहेल्दी फूड से कैलोरीज अपनी पूरी करते हैं। हमने बेसिकली पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड से आपने अपनी कैलोरीज पूरी करनी है, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे बेसिकली न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स क्या होते हैं। तो इसी तरह थ्रू आउट द जो प्रेगनेंसी है हमें वेट को मॉनिटर करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ओवरवेट प्रेगनेंसीज, ओबीस प्रेगनेंसीज को भी हमें डील करना पड़ता है। बल्कि
जो वेट के साथ इश्यूज होंगे वही आपके पास डाइट प्लान लेने आएंगे, यानी कि जो अंडर वेट प्रेगनेंसीज होंगी या वो वेट कंट्रोल करना चाहते होंगे और ओबेसिटी में उनको प्रेगनेंसीज होंगी, वही न्यूट्रिशनिस्ट को रेफर किए जाते हैं जिनको इस स्टेज पे डाइट प्लान चाहिए होंगे। या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज के साथ आपको प्रेगनेंसी के फीमेल्स आएंगी आपके पास, या जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा वो आपके पास आएंगी। ठीक है, तो इन चीजों को हमने बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। यहाँ पर आपके पास प्रेगनेंसी वेट गेन चार्ट आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, जो आप लोगों को यू हैव अ प्रीटी आइडिया, और जब आप प्रेगनेंसी की डाइट प्लान कर रहे हो तो ये चार्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि अंडरवेट बीएमआई के साथ आ रहा है, जिसका बिफोर प्रेगनेंसी अंडरवेट था तो उसका कितना वेट गेन होना चाहिए। ठीक है, उसमें हम ज्यादा पाउंड्स में देखते हैं प्रेगनेंसी में अदर देन केजीज। ठीक है, तो पाउंड्स के वेट को हमने ज्यादा करने की 28 to 40 पाउंड्स जो है उसका इंक्रीज होना चाहिए। इसी तरह नॉर्मल बीएमआई, ओवरवेट और ओबीस। ठीक है, तो आप देख लो ओबीस के लिए बहुत थोड़ी सी रेंज है कि 11 to 20 पाउंड्स ही होना चाहिए। तो जब हम फिर इसमें कैलोरीज की बात करते हैं कि 300 कैलोरीज कुछ बच्चों ने कहा, कुछ बच्चों ने कहा 500 कैलोरीज, तो फिर हमने इन लोगों को जो ओबेसिटी के में हमारे साथ प्रेगनेंसीज के लिए आ रहे होते हैं, उनको हमने वहां से कैलोरीज देनी होती है जहां से आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिले। ठीक है, लो कैलोरी डाइट की तरफ नहीं हम उनको उस तरह लेके जाते, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज होती है जो जिससे शुगर वगैरह और बाकी सब कुछ उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसकी मैं आपको आगे जाके एग्जाम्पल्स देती हूँ। यहाँ पर आप देख लो वेट गेन पैटर्न्स में जो है वो 3.5 पाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज होना चाहिए। ये वेट का बेसिकली आप रखो। अगर आपको बीएमआई की रेंजेस भूल भी जाए तो इन चीजों को आपने रखना है। अंडर वेट के लिए इससे ज्यादा होगा क्योंकि आपने उस बीएमआई को मीट करना है। और फिर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 माह खत्म हो जाएंगे तो 1 पाउंड पर वीक, ये जो है एक हेल्दी रेंज है हेल्दी प्रेगनेंसीज की। हमारे यहाँ क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इतना वेट गेन कर लिया जाता है कि वो आगे आप उसको रोक ही नहीं पा रहे। ठीक है, क्यों वेट गेन? एक तो नेचुरल फिजिकल चेंजेस हो रही हैं बॉडी में जिसकी वजह से वेट गेन होगा, जिसमें आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा है, आपका जो यूट्रस है उसके मसल्स ग्रो कर रहे होते हैं, आपके जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो रहे होते हैं। ठीक है, आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है, फीटस का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है, ब्रेस्ट टिश्यूज इंक्रीज कर रहे होते हैं। प्लस आपके देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज के पीठ के ऊपर जो है वो स्वेलिंग होती है, उसका भी वेट होता है। तो इन सब चीजों का वेट जो है वो सब वेट गेन पैटर्न्स में काउंट होता है। ठीक है, और तो इन वेट गेन पैटर्न्स के साथ जो पेशेंट की एक्सरसाइज रिजीम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर पेशेंट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रेगनेंसी है तो आप उसके लिए वो एक ही एक्सरसाइज पैटर्न होगा। हर औरत, हर फीमेल की इंडिविजुअल सिम्टम्स है, उसके मुताबिक फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड की जाती है। और ये डॉक्टर्स का काम नहीं है फिजिकल एक्टिविटी, ये आपको पता होना चाहिए एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। जो आप डाइट दे रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी उस फीमेल को कितना, अगर उसका सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसको कम फिजिकल एक्टिविटी दी जाएगी। Strenuous exercises और gym exercises are never recommended during pregnancy. ठीक है, लाइट वॉक से हम शुरू करवाते हैं। ठीक है, जॉगिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जाती। और इसमें जितना अच्छा वो फिजिकल एक्टिव होंगी उनकी डिलीवरी में उतनी आसानियां पैदा होती। तो लेकिन फिजिकल एक्टिविटी किस नौयत की है ये आप लोगों ने उनके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो कितनी जल्दी थक जाते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंट फीमेल है उसको फिजिकल एक्टिविटी दोगे तो वो और जल्दी थक जाएगी। पहले उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करो फिर उसकी एक्सरसाइज रिजीम को प्लान करो। ठीक है, उसकी कैलोरीज पूरी होंगी, उसको न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स दिए जाएंगे तो वो अच्छा आराम से एक्सरसाइज कर। इसके ऊपर उसके टाइमिंग्स है, जिस टाइम पे वो कंफर्टेबल होती है उस टाइम पे वो फिजिकल एक्टिविटी मींस लाइट वॉक जो इसमें 30 मिनट्स की वॉक है, 15 मिनट्स की वॉक है, जितनी उसकी बॉडी इजाजत देती है उतनी आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी को प्लान करोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनर्जी और न्यूट्रिएंट नीड्स की। ठीक है, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटस का साइज है इट्स अबाउट अ साइज ऑफ अ पीनट, हमेशा आप याद। ठीक है, उस पीनट के साइज के फीटस को एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत नहीं है। उन दिनों में आपके प्रेग्नेंट फीमेल को बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत है।
वहां कभी आप उसको ये रिकमेंड ना करो कि आज आप एक रोटी खा रहे हो तो दो दो तीन तीन रोटियां शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने एक के लिए नहीं, दो के लिए खाना है। हाँ, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 300 कैलोरीज पर डे जो है वो इंक्रीज्ड है। और 300 कैलोरीज बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं है, ठीक है, जिसके जितना हमारी ज्यादातर फीमेल्स के दिमाग में होता है कि हमें बहुत ज्यादा खाना है, और फिर वो ज्यादातर अपनी क्रेविंग्स के ऊपर जाती है और बहुत ज्यादा फास्ट फूड भी खा रही होती है, बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स भी खा रही होती है जो अनहेल्दी फूड्स होते हैं। ठीक है, तो यू हैव, अच्छा अब ये नीड्स वेरी करती हैं कि आपके टीनेज प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली उसकी नीड्स ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उसके साथ साथ अभी ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, अभी ग्रोथ हो रही है और शी इज प्रेग्नेंट, तो उसकी नीड्स इससे इंक्रीज कर जाएंगी, जो 500-600 कैलोरीज पर डे तक जा सकती हैं। इसी तरह जो अंडरवेट फीमेल है उसकी भी 500-600 कैलोरीज पर डे ये इंक्रीज हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई फिजिकल एक्टिव है, जैसे बहुत सारी होती हैं एथलीट्स भी होती हैं और बहुत सारी स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं, और जब उनकी प्रेगनेंसी आती है तो they have to manage their sports activity to some extent during pregnancy, तो उनको भी on the safer side हम ज्यादा कैलोरीज ही दे रहे होते हैं because of their increased physical activity। ठीक है, अच्छा अब what are basically nutrient dense choices? nutrient dense choices में सबसे पहले एंड में मैं आपको प्रेगनेंसी माई प्लेट भी थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दूंगी। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स में सबसे पहले आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का यू हैव अ प्रिटी गुड आइडिया, लेकिन उसमें जो गुड चॉइसेस हम प्रेगनेंसी में देंगे वो होल व्हीट प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि अगर आप आटा इस्तेमाल कर रहे हो तो चक्की का आटा इस्तेमाल करो, दाल इस्तेमाल कर रहे हो तो होल ग्रेन टाइप इस्तेमाल करो। दलिए का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा इंकरेज किया जाता है, जो कि नहीं लेती खवातीन। ठीक है, और इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो फाइबर, क्योंकि फाइबर का अपना बहुत रोल है जो अब आगे हम उनकी कॉम्प्लिकेशंस में भी डिस्कस करेंगे। वो बहुत हेल्दी प्रोटीन्स, लीन प्रोटीन्स, अंडा, जो चिकन वगैरह है इसका इस्तेमाल। एसेंशियल फैट्स का इस्तेमाल जो है बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा गर्म सर्द फूड्स का बहुत जिक्र किया जाता है कि ये ना खाओ प्रेगनेंसी में, ये चीज गर्म लगेगी। ठीक है, तो आपको मैं हमेशा ये चीज बताऊं कि गर्म, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपने इन थेरीज में नहीं पढ़ना। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कोई भी चीज एतदाल के साथ खाई जाए वो गर्म नहीं। हमेशा किसी भी चीज की ज्यादती होगी तो वो आपको मसला करेगी। ठीक है, तो अगर आप उस मतलब मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान बादाम नहीं खाने, बहुत गर्म होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कोई नट्स का इस्तेमाल नहीं करना। मैं अपना अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने अपनी प्रेगनेंसीज में बादाम भी खाए हैं, पिस्ते भी खाए हैं, वॉलनट्स भी खाए हैं, हर चीज खाई है। लेकिन और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो आपके बच्चे की, फीटस की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और फिर वही बात, मॉडरेशन, मॉडरेशन इज द की। हर चीज एतदाल में रह के खाओगे, तनासुब से खाओगे, तरीके से आप खाओगे तो वो कुछ भी नहीं खाएगी। पानी का इस्तेमाल दिन में, जो लोग पानी नहीं पीते और फिर वो इस तरह की चीजें खाएंगे, हो सकता है वो गर्म सर्द वाला उनको फील होता हो कि हमें गर्मी लग रही है और हमारा बीपी हाई हो रहा है। तो पानी दिन में आप अच्छा पियो और हर चीज एतदाल में रहकर खाओ, तो कोई चीज आपको गर्म सर्द नहीं लगती है। ठीक है, एसेंशियल फैट्स जो है बहुत जरूरी होते हैं। आप प्रेगनेंसी में फिश का इस्तेमाल भी हेल्दी तरीके से कर सकते हो। आप बादाम वगैरह भी खा सकते हो क्योंकि उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो बच्चे की नशो नुमा के लिए और आपके अपने प्रेग्नेंट लेडीज के अपने उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आप बहुत सारे लोगों ने बताया कि आयरन और फॉलेट, तो आप लोगों को इसके पीछे रीजन पता होनी चाहिए कि हम क्यों फॉलेट और फॉलिक एसिड देना शुरू कर देते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ मेंशन है स्लाइड में और आपकी बुक्स में भी होंगी। लेकिन जो बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो बच्चे की दिमाग, जिसमें आपका फीटस का जो ब्रेन है बिल्कुल एब्सेंट होता है, तो उसको बचाने के लिए हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं। और अब तो कुछ टेक्निक्स काफी एडवांस हो गई हैं और प्रेगनेंसी में जो है 5th और 6 मंथ में एनॉमली स्कैन होता है फीमेल्स का, जिसमें अगर कोई ऐसा डिफेक्ट हो तो वो फीटस में डिटेक्ट हो जाता है और फिर हम उसको वहां से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। विटामिन B12
पर डे बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि आयरन के साथ उसका रोल आ रहा होता है। क्योंकि अगर आयरन डेफिशिएंसी, और मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स को आयरन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि उनका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है, फीटस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उनकी आयरन रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ खवातीन ज्यादातर डाइट कॉन्शियस होती हैं, और वो मीट वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही होती, तो वो इसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी में हम उनको ऑर्गन मीट्स भी दे देते हैं, जिनका वेट इश्यूज ना हो, तो हम उनको हफ्ते में 1-2 बार कलेजी खाने को भी देते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लो सोशो इकोनॉमिक क्लास आ रही है, तो आप उसको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस कर सकती। मैं आयरन लेवल्स कैसे डिसाइड सप्लीमेंट्स में आपसे ये बात करी, तो आप उसको काले चने जो है दे आर वेरी गुड सोर्स। उनको मसर चावल लोगों के घरों में बहुत पकते हैं, ठीक है, वो आप दे सकते हो। रेड करें विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स करें, बट दे आर द लाइफ सेवर्स मल्टीविटामिन ना, जो उनको चाहिए। ठीक है। जिंक उनके लिए बहुत, हमारे यहाँ जिंक की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है हमारे यहाँ। ठीक है। तो उसको, क्योंकि वो फीटस हाँ, प्रेगनेंसी में जो हम डिस्करेज करते हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, वो भी बता दो। अच्छा, ये रह गया बोन डेवलपमेंट। बोन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट ट्राइमेस्टर में, खास तौर पे लास्ट 3 मंथ्स में, थर्ड ट्राइमेस्टर में 300 mg जो है वो फीटस ले रहा होता है कैल्शियम। अब आप ये सोचो, अगर मदर की डाइट में पहले ही कैल्शियम कम होगी और 300 mg आप उसका बच्चा लेके जा रहा है, तो वो कहाँ से जा रही है? उसकी हड्डियों से कैल्शियम जा रही है, तो उसकी हड्डियां तो कमजोर हो जाएंगी। आप करने होते हैं। और आपको देखो, जिस चीज इन द डाइट में, वो आपको ऑब्वियसली उनके सब्स्टिट्यूट्स देखने हैं, और उनको किस तरह आपने करना है। ज्यादातर खवातीन को मैं जो करती हूँ, वो उनकी मिंट आइस क्यूब्स, लेमन आइस क्यूब्स उनके कहती फ्रीजर में अपनी जमा लें, और फिर वो अपने ड्रिंक्स बनाकर पिए। उससे उनका नौजिया काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है। अनहेल्दी फूड चॉइसेस को किया जाता है घर में। अगर आप मस्टर्ड ऑयल में पिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अपने खाने के साथ कर सकती हैं, तो उनसे उसका मतलब मसला हो रहा है। ठीक है। इसी तरह हार्ट बर्न का इश्यूज जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जब फीटस का साइज बड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो हार्ट बर्न का इश्यूज जो है वो, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। आप मिर्च मसाले वाली चीजें उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फ्राइड फूड्स उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो उनको कैप्सिकम हार्ट बर्न के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल करते हो, रेड चिलीज का रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। पानी ज्यादा पीने को हम रिकमेंड करते हैं, ताकि उनका हार्ट बर्न हो। अच्छा, नोजिया वॉमिटिंग के पेशेंट को हम कभी भी मील्स के साथ पानी नहीं देते। ठीक है। ना बिफोर मील्स, ना आफ्टर मील्स, ना बिटवीन मील्स। हमेशा जिनको नोजिया वॉमिटिंग रहती है, उनको कहते हैं खाने से वक्फे से पानी पिए, तो उनकी वॉमिटिंग और नोजिया में बेहतरी आ जाती है। फिर इसी तरह कुछ खवातीन का ड्रिप्स तक हालत पहुंच जाती है, उनको इतनी वॉमिटिंग होती है, उनको ORS लेमनेड की फॉर्म में बहुत सारे ड्रिंक्स दे सकते हो। मिंट लेमनेड दे सकते हो। ठीक है। पुदीना बहुत अच्छा होता है। और जिंजर टी का बहुत, हल्की सी अदरक का केवा बना के, तो उससे नौजिया और वॉमिटिंग अच्छी बेहतर हो जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास प्रेगनेंसी में हमने देखा फूड अवर्जन आ सकते हैं, यानी कि वो बहुत सारी खवातीन आपको बताएंगी कि ये स्पेसिफिक फूड को देखते ही हमें जो है ना नौजिया शुरू हो जाता है या वॉमिटिंग आ जाती है। उसमें मीट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप इन चीजों को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दो और उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर उस आपके पेशेंट को
बीफ और मटन और चिकन देख के फूड अवर्जन हो रही है, तो ऑब्वियसली आप उसकी डाइट में ये नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आपको उसको दूसरी प्रोटीन्स के साथ मैच करना है, यानी कि आप 2-3 दालें मिक्स करके उसको खाने को हलीम की फॉर्म में दे दो, या वैसे 2-3 दालें मिक्स करके यखनी के अंदर वो बना ले, तो उसकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट आप गोश्त वाली पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है, इसी तरह मैंने आपको बताया काले चनों और बाकी दालों का जो है रेड बीन्स का इस्तेमाल, ये बहुत अच्छा है, जिनकी हमने प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी। फिर आप देख रहे हो कि पिका पिका एक टर्म है जो आयरन डेफिशिएंट वुमेन के साथ ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिम्टम भी होता है कि नॉट फूड क्रेविंग्स होती है। नॉट फूड क्रेविंग्स होती है कि बहुत सारी खवातीन मेरे पास जो आती हैं, वो कहती हैं हम बहुत गाची खाते हैं, यानी कि कच्ची मिट्टी खाते हैं। तो बहुत सारी कहेंगी हमें, हम पाउडर, बच्चों को पाउडर जो लगाते हैं टैल्कम पाउडर, वो उसकी क्रेविंग्स होती है, वो हम खा लेते हैं। लेकिन वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज का दिल करता है, और ये हमें लेकर आइस की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं खवातीन में। तो ये आयरन डेफिशिएंसी, कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज्यादा रहता है, खासतौर पे ओबीस खवातीन में और आयरन डेफिशिएंट खवातीन में भी। तो यू हैव टू गिव देम फाइबर रिच डाइट। ठीक है, उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स विद स्किन आ रहे हैं, और उसमें होल व्हीट ग्रेन्स आ रहे हैं, दलिये का इस्तेमाल आ रहा है, चक्की के आटे की रोटी का इस्तेमाल आ रहा है, चावल कम से कम दो का इस्तेमाल ज्यादा, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है। और ठीक है, और वो हम कोशिश ये की जाती है कि इनको दवाइयां कम से कम दी जाए कॉन्स्टिपेशन के लिए, हेल्दी बेस से नट्स का इस्तेमाल करेंगी तो उनका कॉन्स्टिपेशन अच्छा होगा। दूध का इस्तेमाल, गर्म दूध खवातीन में कॉन्स्टिपेशन को अच्छा कर देता है। और अक्सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कॉन्स्टिपेशन अनट्रीटेड होती है, तो वो हेमरोइड्स की तरफ ले जाती है। ठीक है, और फिर उसको हमें मेडिकेशंस के थ्रू ही डील करना होता है। टू सम एक्सटेंट आपकी डाइट कर रही होती है, उसमें मैं योगर्ट का इस्तेमाल जो है गुड, अच्छे गुड प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है डाइट के अंदर, वो हेमरोइड्स, ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी हकीमी दवाइयां और इन चीजों का भी इस्तेमाल डिस्करेज किया जाता है। हमारे यहाँ का भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, तंबाकू जो बात की है हमारे केपीके के इलाके में, और इन चीजों को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड किया जाता है। स्मोकिंग भी हमारे अर्बन एरियाज में, लाहौर के बहुत सारे अर्बन एरियाज में स्मोकिंग की जाती है इन लेडीज, और फिर ऑब्वियसली जो स्मोकर्स हैं उनको प्रेगनेंसी में भी क्रेविंग्स होंगी, तो दे कांट स्टॉप। तो ये सब चीजें दे आर नॉट गुड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो इन सब चीजों को आप सोच रहे होंगे नहीं लेडीज में स्मोकिंग का होगी, लेडीज में भी स्मोकिंग है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अर्बन एरियाज में, तो उसको हम डिस्करेज करेंगे। फिर बहुत सारी खवातीन बहुत कॉन्शियस होती है, हेल्दी सब कुछ जा रहा है, और वो विटामिन और मिनरल उनको अगर आप मेगा लेने हैं प्रेगनेंसी में, तो वो मेगा डोजेस भी आपको टॉक्सिसिटी कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के। तो अगर आप देख लो आपके सारे लैब टेस्ट सही आ रहे हैं, आपकी पेशेंट के सारे लैब टेस्ट सही आ रहे हैं, वो हेल्दी है, उसका फीटर फीटर वेट भी हेल्दी है, जरूरत नहीं होती। तो ये स्मार्ट डिसीजंस एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमको लेने होते हैं। उसमें चाय की क्रेविंग्स होती है, वो चीजें हमें डिस्करेज करनी होती है। कोला ड्रिंक्स आर द सोर्स ऑफ कैफीन। बहुत सारी खवातीन कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा कर देती हैं, विच शुड बी डिस्करेज। इसी तरह वेट लॉस डाइटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट्स ऑलवेज डिस्करेज। आपको एज ए न्यूट्रिशनिस्ट उसको बैलेंस डाइट देनी है। बैलेंस डाइट में जब आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स डालोगे, फाइबर रिच फूड्स डालोगे, तो ऑटोमेटिकली उसका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील को अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ ये खाते रहे, इससे इनका नौजिया वॉमिटिंग भी बेहतर हो जाती है, जो बार बार इनको भूख लगनी है वो भी नहीं लगेगी। ठीक है, और इनका स्टेमिना भी जो है वो कायम रहता है।
इसी तरह शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत सारी खवातीन जो ओबीस होंगी वो आपको बताएंगी कि हमें मतलब हम मीठा खाते हैं, हमें कोई शुगर सब्स्टिट्यूट बता दे। तो उसमें जो है हनी इज द बेस्ट शुगर सब्स्टिट्यूट जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। दे आर एस्पार्टिम, दे आर सुक्रालोज पेस्ट, दे आर नेवर रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी। हमेशा याद रखो जितने भी ब्रांड्स आए हुए हैं कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस के नाम से, वो बिल्कुल प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं किए जाते, जस्ट टू प्रिवेंट सम काइंड ऑफ फीटल ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसको उसके ऊपर कोई असर, तो अगर वो कहती है कि हमने शुगर सब्स्टिट्यूट, तो आप हनी को ऐड करा सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा शुगर सब्स्टिट्यूट्स जो है आर्टिफिशियल स्वीटनेस, दे आर नेवर रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमने देख ली कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है हम क्या ले रहे हैं और किस तरह न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स के ऊपर आपने करना है कि उसको बताना है कैलोरीज इंक्रीज हो रही है, बट द कैलोरीज शुड नॉट बी द एम्प्टी वन, यानी कि जीरो कैलोरीज की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में प्री प्रेगनेंसी हेल्थ, अच्छा इसमें मैं भूल गई थी इसमें लिखना। अच्छा, प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी की थोड़ी सी हम अब बात कर ले। तो आपके पास अब ये प्रेगनेंसी वाला आपका हमने थोड़ा सा डील कर लिया कि इसमें जो जो आपके पास आएगा वो उतनी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। गेस्टेशनल डायबिटीज के साथ प्रेगनेंसीज आ रही हैं, तो आपको इनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की तरफ उनको लेकर जाना है और उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज ज्यादातर ओबेसिटी से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आफ्टर डिलीवरी वो खवातीन जो हैं वो उनको डायबिटीज हो जाए और उनका बेबी भी काफी ओवरवेट होता है डिलीवर, ठीक है। इन चीजों को आपने थ्रू डाइट जो है करना है। बहुत सारी गेस्टेशनल डायबिटीज की डायबिटिक पेशेंट्स के डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो उसमें हम अक्सर फ्रूट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उसमें उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। उनके शुगर को देखो और उनके स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स डालो। उनकी डाइट में भी फाइबर का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो फाइबर जितना प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट में होगा उसको इतना ही हेल्प करेगा। तो होल ग्रेन प्रोडक्ट्स की तरफ आपने लेकर जाना है, ठीक है। अब आपके पास वो पेशेंट आ रहे हैं जो कंसीव करना चाहते हैं। हमेशा याद करो, देखो जब भी डाइटिंग डाइटिंग का एग्जाम जो है ना अपने उसमें से निकाल दो। जितनी खवातीन जो है वो शादी से पहले डाइट कर रही होती है, प्रेगनेंसी से पहले डाइट कर रही होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमेशा एडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। डाइटिंग मींस कहीं पर भी स्किपिंग ऑफ मील्स नहीं आ रहा है, नहीं कि आप अपनी डाइट से बैलेंस डाइट में से बहुत सारी चीजें निकाल दें, ये चीज जो है इट्स नेवर रिकमेंडेड। उसमें हमारे पास प्री प्रेगनेंसीज में हार्मोनल इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें आजकल पीसीओएस का इशू बहुत कॉमन है, ठीक है। तो पीसीओएस के लिए भी हमारे लो कार्बोहाइड्रेट और शुगर फ्री डाइट जो है वो ऑलवेज रिकमेंडेड। तो जितनी अच्छा आपका हार्मोन्स का स्टेटस होगा उतना अच्छा आपका आप कंसीव करोगे। तो और फॉलिक एसिड भी कंसीव करने में बहुत मावन साबित होता है। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स आर ऑलवेज गिवन फॉर प्री प्रेगनेंसी के, वो उसमें दिए जाते हैं, तो वो कंसीव इजीली कर लेते हैं। फिर वही बात आ गई कि न्यूट्रिशनल स्टेटस इट शुड बी गुड, हार्मोनल स्टेटस इट शुड बी गुड, यू हैव टू बी ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फीमेल्स इफ दे वांट टू कंसीव। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूँ, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ खवातीन पे असरअंदाज होती है, वो है उनका मेंटल हेल्थ, उनकी स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है। एक वो बंदी जो आपके पास आ रही है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, ठीक है। एक वो बंदी जो और हार्मोनल चेंजेस जो तो उसकी प्रेगनेंसी के में हो रहे हैं वो अलग है, और फिर आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उसका स्ट्रेस लेवल क्या है। ये चीजें हमें एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि ये ना सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट का काम है बल्कि करे, क्योंकि जितना ज्यादा वो स्ट्रेस ले रही है वो उसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट हो रहा है, उसकी एपिटाइट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, उसकी नींद के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो न्यूट्रिशन एक अकेली फील्ड नहीं है, न्यूट्रिशन का ताल्लुक आपके पेशेंट की नींद से भी है, न्यूट्रिशन का ताल्लुक आपके पेशेंट की भूख से
हैप्पी है, कितना वो मुस्कुराता है, कितना वो पॉजिटिव सोचता है, कितना वो रिलैक्स रखता है अपने आप को। और प्रेगनेंसी की का फेज ऐसा फेज है जिसमें औरत को, फीमेल को रिलैक्स होने की जरूरत होती है, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहने की जरूरत होती है, प्रेगनेंसी के बाद भी और प्रेगनेंसी से पहले भी। जितना स्ट्रेस लेवल कम होगा वो उतनी अच्छा कंसीव कर सकती है। इसी तरह पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी में भी जो फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, उसमें आपके पास मेटरनल वेट यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारे लेडीज का वेट कम नहीं होता, जो उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान गेन किया होता है, इट 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 गेट्स द सेम आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, उस चीज पे डिपेंड करती है डाइट। फिर आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, यानी कि सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इस पे डिपेंड करती है। सी सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टिचेस होते हैं, अंदर इन्फेक्शन होती है, तो वी हैव टू गिव देम हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट विद गुड अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ताकि उनके जल्दी हील अप हो जख्म जो है, और वो अपने रोजमर्रा के काम जल्द अज जल्द कर सके। फिर वही जो उनका सी सेक्शन भी हुआ है, वो लेक्टेटिंग मदर भी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक डिफिकल्ट पेशेंट आ जाता है, जिसका आपने वेट भी कम करना है, जिसका सी सेक्शन भी हुआ है, और उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है, प्लस वो लेक्टेशन में भी है, यानी कि वो बच्चे को दूध भी पिलाती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास ज्यादा है, जो कैलोरीज की भी आपने रखनी है, न्यूट्रिएंट्स की भी रखनी है, प्लस आपने उसके वेट को भी मॉनिटर करना है। तो यहाँ यू हैव टू टेक स्मार्ट डिसीजंस इन योर डाइट प्लान, कि उसको आप किस तरह फाइबर दोगे और न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स दोगे, और लो कैलोरी उस फॉर्म में दोगे, नहीं कि वेजिटेबल्स को आप देख लो, वेजिटेबल्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वो आपके पेट भी भर देते हैं, लेकिन वो कैलोरीज कम देती हैं। तो इसी तरह के फूड्स उनके डाइट प्लान में करोगे, एक पैटर्न सेट करोगे, एक स्केड्यूल बनाओगे, तो फिर यू कैन अचीव योर गोल्स। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो प्री हो प्रेगनेंसी हो या पोस्ट प्रेगनेंसी हो, इसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे सी सेक्शन हुआ है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हुई है, या फिर उनका लैक्टेशन है, नॉन लैक्टेशन है, फिजिकल एक्टिविटी इज ऑलवेज रिकमेंडेड। तो उस चीज को हमने मॉनिटर रखना है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को हमने रूल आउट करना है। अगर सी सेक्शन हुआ है तो उसके बाद बहुत सारी खवातीन में और ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, उस चीज को हमने देखना होता है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, अभी मैं कल ही फेसबुक पे देख रही थी कि एक फीमेल ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया, और शी हैज हैविंग फोर डॉटर्स। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पोस्ट प्रेगनेंसी में लेडीज को कितना स्ट्रेस दिया जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो एक हिस्सा है ना, जो हमारी आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स, हर फीमेल को होता है। ठीक है, जिससे वो कुछ लोग कोप कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी काउंसलिंग करके डील कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें हमें सोसाइटी की तरफ से मतलब मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बता रही हूँ कि अगर किसी की डिलीवरी के बाद बेटी दूसरी या तीसरी बेटी हो गई है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होना है उसको, और वैसे भी वो स्ट्रेस में लगेगी कि उसको रोज रोगों की बातों और नजरों का सामना करना है। उसकी आप कहाँ से डाइट को, जितनी भी आप उसकी डाइट प्लान अच्छी करोगे, वो उसको नहीं लगेगी, वो क्योंकि उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। तो उस फीमेल का मेंटल स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। इसी तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल के ऊपर प्रेशर है कि मेल चाइल्ड भी होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो किस तरह वो अपनी डाइट को परस्यू कर सकती है। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेस लेवल्स जो हैं प्रेगनेंसी में, प्री प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी में, इनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपसे जहां कहीं भी हो सके काउंसल करो, उनको रिलैक्स करो, उनको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर आओ, उनकी फैमिली की काउंसलिंग करो, साइकोलॉजिस्ट, ताकि वो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताएं उनको, अपनी थेरेपीज की तरफ लेके जाएं, ताकि उनकी प्रेगनेंसी तो हेल्थी हो। क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट डाइट प्लान करना है प्री प्रेगनेंसी का और पोस्ट प्रेगनेंसी का और प्रेगनेंसी का, तो हमने फीमेल्स के वेट को मद्देनजर रखना है। ठीक है, उनकी मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, लैक्टेशन पे है या नहीं है, उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्या जा रही हैं,
उन चीजों को हमने माइंड में रखना है, उसके हिसाब से हमने स्मार्ट डिसीजंस बनाने हैं, उनके मेंटल स्ट्रेस को जो है वो मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं बहुत जरूरी है, कोई एक फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर आपने डाइट प्लान करनी है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। इसका हमारे सामने माई प्लेट ऑफ प्रेगनेंसी आप आज, ठीक है, माई प्लेट कॉन्सेप्ट के साथ आप सब वाकिफ होंगे। इसमें आप देख सकते हो कि फ्रूट्स हैं, चूज अ वेराइटी ऑफ होल फ्रूट्स, लिमिट जूसेस। ठीक है, फ्रूट जूसेस को हम कम करेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास फाइबर नहीं आएगा। ठीक है, ड्राइड फ्रूट्स को हम रिकमेंड करेंगे। ठीक है, फ्रूट इज ग्रेट फॉर स्नैक्स एंड डिजर्ट्स टू। आप हल्का सा ट्राइफल बना के भी ठीक है, यहाँ पर अब मैं माई प्लेट में थोड़ा सा आप लोगों के साथ डाइट प्लान भी शेयर करती हूँ कि किस किस फॉर्म में आप फ्रूट्स को प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हो। ठीक है, कोई फ्रूट ऐसा नहीं है जो प्रेगनेंसी में हम कहें कि ये नहीं अलाउ, अनलेस अनडिप करना है। ठीक है, उसमें जो है और जो इनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है उनको आप बनाना जरूर रिकमेंड करो, तो इसमें ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन होता है जो स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। आ गई उसके बाद आप देख रहे होगे नॉन स्टार्ची मैडम ये अभी आलू ना मटर गाजर नहीं। मैं बात सुनिए, क्या ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आपने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है, 40 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, बस जी जी, ताकि उसमें हम क्वेश्चन सेशन भी कर लेंगे और ओके ये वाला क्वेश्चन ओके, भी। ठीक है ठीक है, वो जैसे मीटिंग तकरीबन एंड होने वाली है। ठीक है ठीक है। ठीक। स्टार्ट करते हैं आप यहाँ से। अच्छा ठीक है। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट द माई प्लेट फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, उसमें इस प्लेट को मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया कि यहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि डाइट प्लान्स में आप प्रेग्नेंट वुमेन के क्या क्या ऐड कर सकते हो, किस किस फॉर्म में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैं फ्रूट्स की बात कर रही थी। कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो कि हम प्रेगनेंसी में कहें ये अलाउ नहीं होता, ऑल फ्रूट्स आर अलाउड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, उसमें जो है सिर्फ आपकी अगर गेस्टेशनल डायबिटीज के साथ पेशेंट आ रही है फीमेल, तो आप उसमें उनको रिस्ट्रिक्ट करोगे फ्रूट्स को, और आपको पता है जितने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट होंगे, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स टू सम एक्सटेंट उनको अलाउ होंगे। तो वो फ्रूट जूसेस आर नेवर रिकमेंडेड क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता, और फाइबर जो है आपकी प्रेग्नेंट क्लाइंट को जरूर चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रूट्स आ गए। उसके बाद आप देख रहे हो कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का एक ग्रुप है। उसमें जो है उसमें आपके पास आलू मटर गाजर नहीं आ, जो जो वेजिटेबल्स हम रिकमेंड करते हैं और इनकरेज करते हैं उसमें आपका लीफी ग्रीन खासतौर पर, यानी कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो आप ज्यादा करोगे। और अगर आप उसको गोश्त के साथ यानी कि पालक दे रहे हो, पालक चिकन पालक गोश्त बना रहे हो, तो वो ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो वो ये चीजें हमने उनको, सैलेड्स को हमने उनको बहुत ज्यादा करना है। कचूमर सैलेड ही आपकी क्लाइंट मानती है कि मैं खाने के साथ खा लूंगी, तो जरूर उसको कहो कि हर खाने के साथ रखे, ऊपर लेमन जूस डाले। ठीक है, तो वो एक हेल्दी कॉम्बिनेशन में बन जाएगा। अंदर उसको पसंद है कि दही के अंदर सलाद बना के खा ले, तो वो आप उसको दे सकते हो। यानी कि सैलेड्स में भी आपके पास 2-3 वेरिएशंस और वेराइटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपको बता सके, क्योंकि हम डाइट प्लान जब बनाते हैं इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू द पर्सनल प्रेफरेंसेस, जो आपका पेशेंट को पसंद है या हजम हो रहा है या उसका दिल कर रहा है उसके मुताबिक डाइट प्लान बनेगा, आपकी मर्जी से डाइट प्लान नहीं बनेगा। तो यू शुड हैव मेनी चॉइसेस। ठीक है, चाहे आप रोटी सालन दे रहे हो उसमें भी 10 चॉइसेस आपके पास होनी चाहिए, आप सलाद दे रहे हो उसमें भी होनी चाहिए। वो सलाद नहीं मान रही, नहीं मैं ऐसे सलाद नहीं खा सकती, आप डिफरेंट वे में सलाद जिस फॉर्म में उसको पसंद है। अगर उसको दही बल्ले टाइप पसंद है चीजें, उसका दिल करता है, तो आप दही बल्ले टाइप सलाद दे दो, उसी में वेजिटेबल्स ऐड करवा। ठीक है, तो ये चीजें फिर आपके पास उनके लिए आ जाती है प्रोटीन्स।
उसमें 2 to 3 सर्विंग्स जो है उसकी नॉन फैट या 1% जो फैट के साथ मिल्क है वो बहुत जरूरी है। बहुत सही खवातीन को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यू कैन गो फॉर योगर्ट, यू कैन गो फॉर लस्सी, यू कैन गो फॉर चाटे की लस्सी, नमकीन लस्सी। आप उसको लो फैट चीज किसी फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है, चीज सैंडविच दे सकते हो, रोटी के साथ पनीर दे सकते हो, पास्ता खाती है पास्ता के ऊपर पनीर दे सकते हो, ठीक है। दूध अगर उसको खाली दूध हजम नहीं होता, आप चेक करो किसी फॉर्म में होता है। अगर आप उसको खीर फिरनी की फॉर्म में देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, हल्का सा हनी डलवा कर। तो आप उसको जो है वो खीर पकवा लो, बहुत ज्यादा शुगर हल्की सी चीनी डलवाकर खीर फिरनी बनवा लो। अगर उसको कस्टर्ड की फॉर्म में पसंद है उसके अंदर फ्रूट्स डलवा लो, ठीक है, वो इसका एक अच्छा सा मिड स्नैक बन जाएगा। लेकिन हमने उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट जो है वो जरूर पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स में हमारे पास मीट वगैरह का इस्तेमाल आ जाता है। प्रोसेस मीट्स को हम हमेशा डिस्करेज करते हैं, ठीक है, होममेड फूड को रिकमेंड किया जाता है। और रेड मीट को हम डिस्करेज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, आपने अगर मटन वगैरह देना है तो आप जरूर उसमें उसको दो शोरबे, जैसे हमारे यहाँ आलू गोश्त बनता है, टिंडे गोश्त बनता है, इस फॉर्म में शोरबे की फॉर्म में आपको उसको दो तो उसका कॉम्बिनेशन भी हेल्दी हो जाएगा, जो इसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, उसको न्यूट्रिशन भी देगा, ठीक है। सी फूड्स आर वेरी गुड सोर्स। नाश्ता जो है प्रेग्नेंट खवातीन का, इट शुड बी वेरी हेल्दी, ठीक है। नाश्ते पे आप लोगों का बहुत जोर होना चाहिए, उसमें आप उनको अंडे के अलावा दलिया भी दे सकते हो, उसमें नट्स भी ऐड करवा सकते हो, उसमें आपके पास उनके पास दूध भी आ जाएगा, फाइबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट जो है इट शुड बी वेरी हेल्दी। इसी तरह हमने होल ग्रेन्स, जब न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की बात की थी तो होल ग्रेन्स की बात की थी। तो होल ग्रेन्स जो है उनके लिए बहुत जरूरी है। दालों में आप देख लो, मूंग की छिलकों वाली दाल है वो, उसमें फाइबर शामिल होता है, वो आप दे सकते हो, ठीक है। होल ग्रेन्स के अंदर ही उनके आलू वगैरह को भी शामिल करोगे तो उनका वेट जो है मेंटेन रहेगा। चावल का इस्तेमाल कम से कम रखवाओ प्रेग्नेंट खवातीन, क्योंकि वो ज्यादा खाए जाते हैं, और जब ज्यादा खाए जाते हैं तो फिर वो ज्यादा कैलोरीज होते हैं, वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं। अगर तो वो पोर्शन कंट्रोल करके साथ चावल खा सकती है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। रोटी पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है प्रेग्नेंट खवा, ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, उनका पेट भी भर जाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और सीरियल्स हैं जिसमें ओट्स है, बार्ले है, व्हीट पॉरेज है, ठीक है, क्विनोआ है, ये भी हम अपने खवातीन को रेकमेंड कर सकते हैं इन देयर डाइट प्लान। और जरूरी नहीं है कि आप दलिया सुबह के टाइम दो, रात के टाइम जैसे उनका दिल नहीं करता, कुछ लाइट खाने को दिल कर रहा है, आप उनको रात के टाइम भी दलिया दे सकते हो, ठीक है। नमकीन दलिया भी बना के दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम मीठा दलिया दे, सब्जियों के साथ भी ओट्स को पकाया जाए तो बहुत अच्छा बनता है। ओट्स को दाल के साथ भी बनाया जाए। तो यू हैव टू सर्च अ रेसिपीज। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी और सबको ये बताती हूँ कि अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी अ गुड कुक एज वेल, कि आप लोगों को पता नहीं चाहिए, आपके पास वेराइटी ऑफ रेसिपीज होनी चाहिए अपने पेशेंट के लिए, कि वो एक चीज नहीं खाता, एक चीज उसे सूट नहीं करती तो आप दूसरी चीज उसको साथ ही रिकमेंड करो। तो यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस विद यू इन योर डाइट प्लान, ठीक है। और ये सारी ऑप्शंस एकदम से अपने पेशेंट को नहीं देनी है, आपने अपने पास संभाल के रखनी है, ग्रेजुअली आपने उस पेशेंट के साथ शेयर करनी है, जैसे जैसे उसको किसी भी चीज से मसला होगा वो आपके साथ शेयर करेगा और आप उसको सॉल्व करते जाओगे। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग जो है वो अलाउ होती है उनको। फिर इस सब डाइट के साथ पानी का इस्तेमाल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पानी जो है, और मैंने आपको जैसे बताया था, और शुगरी बेवरेजेस और कोला ड्रिंक्स ये पानी में नहीं आते हैं, ठीक है। ग्रीन टी टू सम एक्सटेंट आप उसको कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो इनको। और पानी कोशिश करो, जिनको नोजिया वॉमिटिंग होता है खाने के साथ पानी ना ले, खाने के दरमियान में ना ले, खाने से पहले, खाने से आधा घंटा पहले जो है पानी ले लें। इसी तरह गैप्स के साथ पानी ले तो उनका नोजिया वॉमिटिंग ठीक हो जाएगा। जिंजर टी उनके नोजिया के लिए अच्छी है। मिंट क्यूब्स उनकी जमा दो, लेमन क्यूब्स जमा दो। घर में सरसों के तेल में आप पिकल डाल सकते हो, जो वो अपने खाने के साथ लेंगी तो वो उनको क्या कहते हैं अच्छा फील होगा, उनका नौजिया बेहतर हो जाएगा। तो यू हैव टू डेवलप सम रेसिपीज फॉर दिस फेज ऑफ लाइफ, ताकि आपका क्लाइंट भी आपके साथ सेटिस्फाई रहे और आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो इन मेकिंग अ डाइट प्लान टू गिविंग देम अ बैलेंस और न्यूट्रिएंट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइट, ठीक है। तो
आपको भी अपनी सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने अपनी क्लाइंट की इस फेज ऑफ लाइफ में, जबकि वो माँ बनने वाली है, तो उसमें आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। ठीक है, तो उस चीज को आपने मॉनिटर करना है। इसी तरह आफ्टर प्रेगनेंसी भी जो है माई प्लेट कॉन्सेप्ट को सामने रखो। कहीं पर भी आप माई प्लेट कॉन्सेप्ट में केक्स, बेकरी की चीजें, मीठी मीठी मिठाइयाँ और कोला ड्रिंक्स कहीं पे भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों को आप रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में रखो। हाँ, अगर पेशेंट का कहीं ना कहीं दिल करता है तो उसे बताओ कि कितना पोर्शन आपको कब कब अलाउ है, कब आप कोई चीट डे कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू काउंसल अ पेशेंट टुवर्ड्स अ हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इस चीज में आपको जो है, इट्स एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। नाउ यू आर ओपन टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई एम हियर टू आंसर देम। कोई आप लोगों का के इर्द गिर्द आप लोगों ने कोई चीज नोट की हो, पेशेंट्स के अंदर, क्लाइंट्स के अंदर कोई एक्सपीरियंसेस हो, यू कैन शेयर, यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन related to pre-pregnancy, post-pregnancy and pregnancy phase of life. Thank you. थैंक यू मैडम, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। तो अब क्वेश्चन आंसर के लिए कोई है? जी लाबेका, आपका क्या क्वेश्चन है? तो मुझे एक चीज पूछनी थी। जी लाबेका, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, हेलो मैम, आई वांट टू आस्क कि हाइट का क्या इशू आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि डॉक्टर्स काफी कहते हैं कि आपकी हाइट कम है तो आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। जी, हाइट के साथ ना आपकी फिजिकल जो है वो डिफरेंसेस आते हैं बाकी सबसे। उसमें यूट्रस और प्लासेंटा का जो साइज है ना, इट इज यूजुअली स्मॉल। उसकी वजह से जो है, जिनका हाइट कम होती है उनको नॉर्मल डिलीवरी में जो है थोड़ा सा आपकी बस इस तरह हमारी, आप कह लो कि ऑब्वियसली फिजिकल चेंजेस तो आ रही हैं जिनकी हाइट कम है, लेकिन सी सेक्शन का होना और नॉर्मल डिलीवरी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। आपने बहुत ये है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी वुमेन्स को जो है वो देसी घी अवॉइड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, गायनोकोलॉजिस्ट की तरफ से। मैं जो हूँ ना, पर्सनली थर्ड ट्राइमेस्टर में देसी घी जरूर रिकमेंड करती हूँ, और साथ एक शर्त ये होती है कि फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि आपकी, मैं जो रिकमेंड करती हूँ, देसी घी का रोटी बनाकर सादी चक्की के आटे की, उसको देसी घी में चोपड़ लो। ठीक है, ये बड़ा वो शौक से खाती हैं, आप उसको सालन के साथ दे दो, ऑमलेट के साथ दे दो, लेकिन शर्त यही है क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर एक्टिविटी जो है वो वैसे भी हम बढ़ा देते हैं ताकि उनको डिलीवरी में आसानियां हो। आपकी बेसिकली लुब्रिकेशन को अच्छा करेगा। तो अगर आप इफ यू आर फिजिकल एक्टिव तो देसी घी गिव यू नो हार्म। हाँ, अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं हो तो वो फिर चर्बी के अलावा आपको कुछ नहीं देगा, वो जिस्म पे चर्बी चढ़ाएगा जो बाद में उतारनी बहुत मुश्किल होती है। मैम, फिजिकल एक्टिविटी से मुराद के वुमेन को एक्सरसाइज में रहना चाहिए 30 मिनट्स वॉक, 30 मिनट्स वॉक, योगा। योगा, ठीक है, ठीक है। 30 मिनट्स वॉक कर ले, 15 मिनट्स योगा कर ले, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जी किसी और का क्वेश्चन है? जी किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ ले मैडम से। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी,
मैम जिनका मिसकैरेज वगैरह होता है तो मैम उनकी डाइट अच्छी नहीं होती या फिजिकल वो वीक होते हैं मैम? बेसिकली उनका फर्स्ट बेबी जो होता है उनका मिसकैरेज हो जाता है जिनका, या उनकी पुअर डाइट होती है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मिसकैरेजेस होने में दे आर मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया कुछ चीजों को, उसमें ऑब्वियसली डाइट का फैक्टर आ रहा होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि कुछ आप सीढ़ियां भी चढ़ ली, इस किस्म का आपका कोई पोस्चर हो जाता है जो अब बॉडी नहीं या बहुत ज्यादा सफर कर लेते हो। ठीक है, ऐसी जगह पे जैसे बहुत सारी खवातीन को रिक्शे पे ले रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, उनके मिसकैरेजेस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। डाइट का ऑब्वियसली रोल है, बट बिसाइड डाइट देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच कैन लीड टू मिसकैरेजेस। ठीक है, यहाँ पे किसी ने पूछा कि मैडम जिंक के डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में। जी, जिंक डेफिशिएंसी में आपको ज्यादातर फूड का टेस्ट नहीं आता। ठीक है, हेलो जी 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 लाबेका। आपके साथ मैम जिन औरतों का वेट ज्यादा होता है तो मैम उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप डाइट करें, आप फिर आप प्रेग्नेंट होंगी। तो मैम वो इतनी कैश डाइट इतनी बुरी तरीके से डाइट करती हैं तो मैम उससे उनकी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है मैम, फिर वो कहते हैं कि आप इतनी वीक हो गए, अब आप खाना पीना शुरू करें। मैम लोगों को इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीजों का, तो मैम उनको किस तरह अपने आप को मेंटेन करने के लिए किस तरह वो 4 ग्रुप्स तो लेंगे, 5 फूड्स ग्रुप तो लेने ही उन्होंने, तो मैम उनकी जो आयरन डेफिशिएंसी होगी वो किस तरह पूरी करेंगे वो लोग अपनी डाइट में? एंगेज करने का मतलब ही ये है कि आप लोगों ने अपनी जगह बनवा कम करें, तो फिर आप जब कंसीव कर लेंगे तो वो बिल्कुल एनर्जी लेवल्स डाउन होती है, उनको ड्राउजीनेस होती है, गनुतियां छा रही होती हैं कमजोरी की वजह से। फिर अब वो कहते हैं कि खाना शुरू कर दो, तो वो जो क्रैश डाइटिंग और फैट डाइट से इनको हम हमेशा डिस्करेज करते हैं। सबसे पहले तो आप जहां भी प्रैक्टिस करो, जहां भी जाओ, चाहे आप एज अ पेशेंट ही जाओ डॉक्टर के पास, आप एक ट्यूटर के आपका क्या रोल है। ठीक है, आपने अपने आप को मनवा कर आना है कि आप जो कर सकते हो वो डॉक्टर नहीं कर सकता। ठीक हो गया। प्लस ये कि क्रैश इफेक्ट्स तो उस फीमेल को जाहिर है फेस करने ही करने इन द प्रेगनेंसी। तो हम अगर कोई क्रैश डाइटिंग करके कंसीव कर रही है तो अब आपके ऊपर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आपने उसको किस तरह जो है उसको फूड ग्रुप्स सारे, ऑब्वियसली माई प्लेट आपके सामने है। ठीक है, आपने अपने डाइट प्लान में इस तरह उसको इन सब चीजों को तनासुब के साथ रखना है कि उनको हर चीज मिले। वो फ्रूट भी खाएं, वो सब्जियां भी खाएं, वो होल ग्रेन सीरियल्स भी खाएं, चपाती भी खाएं, वो ठीक है, मीट फिश भी खाएं। अगर वो नहीं ले रही तो उनके सब्स्टिट्यूट्स क्या रखने हैं। फिर जहां सप्लीमेंट्स की जरूरत है आपको वहां रिकमेंड करने की इजाजत नहीं, आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसके साथ मीटिंग रखो उस पेशेंट की कि आप रिकमेंड कर दें, मैं अपनी डाइट से पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो हम मिल के काम करेंगे। ठीक है, ये इन पेशेंट्स के साथ एक बंदे का काम नहीं होता, इन पेशेंट्स के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए जो मिल के काम करे। ठीक है, हर कोई अपना रोल प्ले करे। हम गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले नहीं कर सकते, गायनेकोलॉजिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट का रोल नहीं प्ले कर, जहां हम एक दूसरे के रोल्स ले लेंगे वहां पर गड़बड़ हो जाए। ठीक है मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। जी जी मैम क्वेश्चन ये है कि बहुत मैंने एक केस देखा है, उसमें जो है कि मेरी फ्रेंड है, उसके जो बेबी हाइट थी। सॉरी मुझे आवाज नहीं आई, आप दोबारा क्वेश्चन पूछो। मैम क्वेश्चन ये है कि जो बेबी है उसका ब्रेन डेवलप किस एज में होता है, मतलब कौन से स्टेज कौन से ट्राइमेस्टर में होता है? ब्रेन डेवलपमेंट तो शुरू के ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाता है।
तो मैम तो अल्ट्रासाउंड में ये तो पता चल जाएगा ना कि आइदर आपका बॉडी जो आपका फीटस है उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि अच्छा, बेटी को मसला क्या है पहले आप ये बताओ, जो बच्ची पैदा हुई है। मैम जो बेबी को प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली वो जो है वो 7 months प्रेग्नेंट है एंड देन अब डॉक्टर सब कह रहे हैं कि आपका बेबी इज एबनॉर्मल, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। तो वो 6 month तक पता चल जाता है, एनॉमली स्कैन होता है उसके अंदर पता चल जाता है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर हुई हो तो मैम इस स्टेज में जो है लाइक उसको क्या प्रेफरेंस करनी चाहिए कि आइदर वो बेबी डिलीवर करे या तो फिर वो क्लीन करवा ले। नहीं, अब इट्स अप टू देम, आई कांट से एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि मैम डॉक्टर तो कह रहे हैं कि बेटर कि आप डॉक्टर्स अच्छा जान सकते हैं, क्योंकि अगर अभी स्कैन्स वगैरह में आ गया है कि बेबी का ब्रेन अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ, तो इस टाइम ना न्यूट्रिशन कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। कोई ऐसी गजा नहीं है कि आप उसको दो के उसकी बेहतरी आ जाए। हाँ, कुछ चीजें हम कम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज एक चीज डैमेज हो गई है या कोई चीज माइनस है तो उसको हम ग्रो नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है। तो वो चीजें अब दे एज अ पेरेंट्स दे हैव टू टेक अ डिसीजन। जायरा इट्स अ हार्ड डिसीजन फॉर देम, और एज अ गायनाकोलॉजिस्ट जो भी उनके हैं वो आपस में बैठ के इस चीज को डिसीजन करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो अब इस स्टेज पे न्यूट्रिशन का वो रोल नहीं है, ठीक है। मैम मेरे भी एक क्वेश्चन है। जी पूछे। मैम अगर एक प्रेगनेंसी में नॉन फूड सब्सटेंसेस यानी पिका वो यूज कर रहे हैं, क्ले वगैरह यूज कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह उनको कौन सी ऐसी डाइट बता सकते हैं कि ये चीज से वो अवॉइड कर सकें। ठीक है, उसमें जो है मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये होता है कि एक आपने बहुत सख्ती से ना उस पेशेंट को काउंसल करना है कि इस तरह की चीजें दे आर नॉट गुड फॉर योर बेबी, ताकि उसको खुद, जब तक उसके अंदर खुद वो विल नहीं होगी कंट्रोल करने की तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो उसको एक चीज काउंसल करनी बहुत जरूरी है कि जो आपको क्रेविंग्स होती है और आप कंट्रोल नहीं कर पाती और खा लेती हो उन चीजों को, तो दे आर नॉट गुड फॉर योर बेबी। तो एक चीज उसका रियलाइज करना बहुत जरूरी है। फिर हम इसमें यहाँ पर यूज करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स के, जब उसको वो क्रेविंग्स हो रही हैं तो उसको हम सिखाते हैं कि अपने आप को मेंटली तौर पे डाइवर्ट कैसे करना है, कि उस सोच से अपने आप को बाहर निकालना है। तो वो हम कहते हैं आपको जब क्रेविंग हो तो 1 गिलास भर के पानी का पी लो, ठीक है। जब आपको ऐसी क्रेविंग हो तो अपना ध्यान हटाओ, नहाने चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, अपनी कोई बुक पढ़नी शुरू कर दो, ठीक है। तो अपने आप को हम उसे सिखाते हैं कि डिस्ट्रैक्ट किस तरह करना है कि उसका ध्यान बार बार उन क्रेविंग्स की तरफ ना जाए। फिर जैसे जैसे आयरन डेफिशिएंसी ठीक होगी उसकी क्रेविंग्स खुद ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो वो मैं अक्सर जिनको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होती है और साथ ही क्रेविंग्स भी हो रही होती हैं और उनका दिल करता है कोई मिट्टी मिट्टी टाइप चीज खाएं, तो मैं आपको अपना बता रही हूँ, वो कालसान मिलती है टेबलेट कैल्शियम की, मैं अक्सर उनको च्यू करने के लिए वो भी दे देती हूँ कि वो च्यू करती हैं तो उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए भी वो अच्छी है और उनकी क्रेविंग्स भी ठीक हो जाती है। लेकिन वो एक्सेसिव यूज नहीं करना। ये अब मैं आपको वैसे बताना नहीं था, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि आप अगर करोगे ना तो वो 3-3, 4-4, 5-5 टेबलेट्स पे शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको तो क्रेविंग्स होती है। तो अगर आपकी पेशेंट इतनी स्मार्ट है जो आपकी बात को समझ रही है और वो अपने आप को कंट्रोल रखती है, उनको सेल्फ कंट्रोल भी सिखाना है कि अपने आप को कैसे काबू में रखना है जब ये क्रेविंग्स होंगी, अपने आप को किस तरह ध्यान हटाना है अपना उस तरफ से। और 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी पीने से ना वो क्रेविंग्स अक्सर बैठ जाती है, ठीक है। तो वो भी टेक्निक काफी काम आती है। मैम अपना नाम क्या बोले, वो जो च्यू करना है, किस चीज का नाम बोले? आप वो रहने दो। मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन पता है क्या, हमारे यहाँ खवातीन से उसका एक्सेसिव यूज करती है। मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना। हाँ नहीं, वो कैल्शियम सप्लीमेंट होती है चबाने वाली, कालसान, व्हाइट कलर की, उसमें फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है, फ्लेवर्स होते हैं। तो वो लेकिन वो ये कि आप
वो बता दो, क्योंकि अगले को तो क्रेविंग्स हो रही है, जब क्रेविंग्स हो रही है तो वो अगला रुकता नहीं है, फिर वो 3-3 4-4 करेंगी तो उनकी किडनी में स्टोन्स आ जाएंगे। समझ आ रही है? एक्सेसिव कैल्शियम लेने से, क्योंकि कालसान लेने की भी एक शर्त है कि पानी ज्यादा पिया जाए। ठीक है जी, किसी और का क्वेश्चन है तो? क्वेश्चन जी नादिया। मैम मेरा एक सवाल है कि जैसे आफ्टर डिलीवरी अपना वेट कैसे मेंटेन किया जाए, जैसे ओवर वेट हो रहे होते हैं तो कब से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, और क्या ग्रीन टी ले सकते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, वो सही रहेगी या नहीं? हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी आप ग्रीन टी बिल्कुल ले सकते हो, और सिनामन टी, जितनी भी टीज हैं इनको इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी लाइफस्टाइल के साथ करोगे, करोगे प्रोसेस फूड को करोगे, बेकरी, बिस्किट, निम्बो, बर्गर, शवारमा, पिज्जा, इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करोगे। ठीक है, जंक को रिस्ट्रिक्ट करोगे, अपने मील्स के साथ सैलेड्स ऐड करो। ठीक है, उससे आपकी जिनकी सेटाइटी वैल्यू है उसको ऐड करो। इन सब चीजों के साथ आप करोगे फिजिकल एक्टिविटी, अनलेस अनटिल किसी को जॉइंट का मसला हो उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी तो हर स्टेज पे आप देखते हो, ऑपरेशन होता है, सी सेक्शन होता है, अगले दिन ही डॉक्टर्स चला देते हैं। ठीक है, अगले दिन, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी मींस आपकी मसल्स की मूवमेंट हो रही है, आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट हो रही है, ये सब मूवमेंट बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी स्टेज पे डिस्करेज नहीं की जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी हमेशा, फिजिकल एक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि आप दौड़ना शुरू कर दो, जॉगिंग शुरू कर दो। आपके लिए जो टेरेस पे वॉक कर सकते हो, छत पे वॉक कर सकते हो, बाहर गार्डन, जरूरी नहीं कि आपने बाहर निकल के ही वॉक करना है। ठीक है, तो वो आपने पेशेंट को काउंसिल करना है कि आप अपने कमरे में ही 10 चक्कर लगा लो हल्के से उठ के, तो वो आपकी मसल्स के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, खास तौर पे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। यानी कि आपका पेशेंट स्ट्रेस से बाहर आएगा। ठीक है, तो वो चीजें, कुछ लेडीज होती हैं उनको ये नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं अफेक्ट कर पा रही होती, तो उनको क्या वो जिम ज्वाइन कर सकती है, कोई उनके जॉइंट्स पे तो अगर सी सेक्शन के 6 मंथ्स बाद जिम ज्वाइन कर सकती हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो अगले दिन ही जिम ज्वाइन कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और सी सेक्शन में थोड़ा सा हम सीढ़ियां वगैरह चढ़ने को मना करते हैं कुछ मंथ्स तक, और हैवी लोड्स उठाने को मना करते हैं। बाकी लाइट वॉक इज ऑलवेज रिकमेंडेड। थैंक यू मैडम, बड़ा अच्छा आपका वो सेशन है, एक ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टू द पॉइंट जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी उसको आपने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारा काम होता है अवेयरनेस क्रिएट करना कि राइट चॉइस क्या होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा सेशन था। वो हमारे जो एक डाइट इन प्रेगनेंसी प्री और पोस्ट पे, तो एट द एंड ऑफ सेशन एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है मेरी तरफ से कि आपने जो हमारे साथ सेशन किया है उसका आ रहा है मैडम नजर आपको? जी आ रहा, थैंक जी यू। जी 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 मैडम, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन नेशनल डायटेटिक एंड न्यूट्रिशन सोसाइटी जो मेरी बनाई हुई है उसकी तरफ से ये आपको मैं मेल कर दूंगा, आपका जो कैश पेमेंट है वो भी आपको मैं कर दूंगा। तो बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी अगर जरूरत पड़ी तो आप मेरे साथ इस तरह वो अवेयरनेस क्रिएट करने में, बल्कि आपका जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान न्यूट्रिशन डायटेटिक सोसाइटी, वो काफ़ी अच्छा अपनी तरफ से जो है ना जितना हो सकता है उनके रिसोर्सेज हैं काफ़ी वो पार्ट प्ले कर रही हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट है जो PNDC के प्लेटफॉर्म से, उनके साथ में मिलकर कोई इस तरह के जो अवेयरनेस सेशन है वो अरेंज करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू मैडम फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।